नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये आपण आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती या विषयाच्या अंतर्गत दुसऱ्या युनिटमध्ये जपानी व्यवस्थापन आणि चिनी व्यवस्थापन याचा अभ्यास करतो. पाठीमागच्या व्याख्यानामध्ये आपण जपानी व्यवस्थापनाची जी संकल्पना आहे ती लक्षात घेतली, जपानबद्दल थोडीशी माहिती लक्षात घेतली. अतिशय एक छान व्हिडिओ आपण याच्यामध्ये पाहिला. आज आपण ह्या जपानी व्यवस्थापनाची काही वैशिष्ट्ये आहेत त्या वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करतोय. त्यामधलं पहिलं वैशिष्ट्य आहे जीवनभरचा रोजगार. हे जपानच्या व्यवस्थापनामधलं एक अतिशय महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे की जे जगामध्ये इतर कोणत्याही ठिकाणी पाहायला मिळत नाही. जपानमधील मोठ्या कंपन्यात जीवनभरची रोजगार पद्धती आहे, म्हणजे नो रिटायरमेंट. कामगार संपूर्ण आयुष्यभर एका कंपनीमध्ये कार्य करण्यास वचनबद्ध असतो, तर कंपनी त्याच्या सर्व प्रकारच्या हिताची काळजी घेण्यास कटिबद्ध असते. हे लक्षात घ्या. म्हणजे एकदा एक कंपनी त्या कर्मचाऱ्यांनी निवडली की तो कोणत्याही परिस्थितीत कंपनी सोडून जात नाही आणि कंपनी त्याला काढून टाकत नाही. उमेदवाराची निवड करत असताना त्याचा शालेय अहवाल, मुलाखती, लेखी परीक्षा, शारीरिक तपासणी याचबरोबर त्याच्या कुटुंबाची व शिक्षकाची मुलाखत घेऊन केली जाते. उमेदवार सुद्धा कंपनीचा इतिहास, प्रगती, वाटचाल, भविष्यकालीन योजना इत्यादींची माहिती घेऊ शकतो. उमेदवार केवळ विशिष्ट काम करून मोबदला मिळवण्याच्या अपेक्षेने कंपनीत दाखल होत नाही, तर तो कंपनीचा कायमचा सदस्य बनतो. कर्मचारी अधिक मोबदल्यासाठी किंवा उज्ज्वल भविष्यासाठी कंपनीत सोडून जात नाही आणि कंपनी कर्मचाऱ्याला कोणत्याही कारणास्तव कामावरून काढून टाकत नाही. मालक कर्मचारी संबंध हे करारात्मक नसून परस्परांच्या पूर्ण वचनबद्धतेचे व बिनशर्त स्वरूपाचे असतात. कर्मचाऱ्याला चांगली वागणूक व प्रशिक्षण दिले जाते. हे सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. अजूनही याच्याबद्दल खूप डिटेल्स असं सांगता येईल, कारण ऑफलाईनच्या लेक्चरमध्ये याच्यासाठी मला 1 तास लागतो, कारण अनेक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, अनेक उदाहरणं आपल्याला याच्यामध्ये देता येतात. जपानमध्ये संप होत नाहीत, टाळेबंदी होत नाही, आंदोलनं होत नाहीत. याची कारणं ही आहेत जीवनभरचा रोज. म्हणून एखाद्याला 60-70 वर्षापर्यंत तो जर कंपनीला चांगलं काम देऊ शकतो तर करू शकतो, पण त्याला 55 वर्षी जरी वाटलं, आपल्याकडे 58 किंवा 60ला रिटायरमेंट असते, 55 वर्षी त्याला जर वाटलं की मी या कंपनीला काही चांगलं देऊ शकत नाही, तर तो स्वतःहून तो कंपनी सोडायचा निर्णय घेतो. कंपनी सोडायचा निर्णय घेऊन मग घरी बसून तो निवांत खात बसत नाही, तर तो वृद्धाश्रम असेल किंवा अन्य ठिकाणी त्याच्या तोडीचं, त्याच्या क्षमतेचं तो काम शोधतो. हे खूप महत्त्वाचं. कालच्या आपण व्हिडिओमध्ये पाहिलं की ज्या महाविद्यालयामध्ये तू शिकतोय त्या महाविद्यालयाच्या दर्जावरती त्याचं पुढचं नोकरी किंवा त्याच्या व्यवसायाचा पुढचा भाग मोठा महत्त्वाचा अवलंबून असतो. हे लक्षात. म्हणून शालेय अहवाल खूप महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडे दुर्दैवानं ते पाहिलं जात नाही. फक्त मार्काची रेस आहे आणि मार्काच्या रेसवर सगळं, आणि मार्क कशी मिळवली जातात हे मी तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही. दुसरा मुद्दा आहे की सेवा ज्येष्ठता अधिष्ठित मोबदला. जो पगार असतो तो सेवा ज्येष्ठ, जो ज्येष्ठ आहे, जो जास्त सिनियर आहे त्याला जास्त पगार असतो. जपानी कंपन्यांमध्ये सेवा ज्येष्ठतेनुसार पगार, भत्ते व आर्थिक फायदे दिले जातात. त्याची बढती देखील सेवा ज्येष्ठतेनुसार होते. त्यामुळे व्यक्तिगत हेवेदावे, स्पर्धा, कटुता, संघर्ष, चढाओढ, स्पर्धा असं काहीही निर्माण होत नाही, पूर्णपणे टाळलं जातं, कारण व्यक्तिगतपणाच नाही आहे त्याच्यामुळे. कर्मचाऱ्यांना कामगिरीचं मोजमाप, गोपनीय अहवाल, तपासणी अतिशय वस्तुनिष्ठ व निपक्षपणे सामूहिकरित्या केली जाते. प्रत्येकाचं एकट्याची तपासणी होत नाही, समूहाची तपासणी होते. कोणत्याही एका कर्मचाऱ्याच्या कार्याचे मूल्यमापन होत असते. कर्मचारी कंपनी सोडून न जाण्याचे कारण म्हणजे त्याची एखाद्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता कंपनी सोडल्यानंतर नष्ट होते व अशी सेवाज्येष्ठता दुसऱ्या कंपनीत मोजली जात नाही. तिथून पुन्हा शून्यातून चालू, त्यामुळे ते सोडून जात नाहीत. अविशेषीकृत करिअर मार्ग. तिसरा मुद्दा, जपानी कर्मचाऱ्यांना एकाच कार्यात पारंगत करण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये विविध प्रकारची कार्य करण्याची क्षमता विकसित केली जाते. नो स्पेशलायझेशन इन जपान. स्पेशलायझेशन जपानमध्ये नाही, हे तुमच्याकडेच बघायला मिळते. कंपनी त्याला सर्व कार्याचा अनुभव देते, त्याला कार्य संपन्न बनवून त्याची कार्य आकलन क्षमता व समायोजन क्षमता वाढवते. हा समायोजन शब्द समजायला पाहिजे.
काम जरी बदललं तर त्या ठिकाणी तो मॅच होतो, त्याला समायोजन म्हणतात, मर्ज होतो तो, जेणेकरून तो कोणताही बदल किंवा तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यास सक्षम बनेल आणि नवनवीन जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार होईल. आणि त्या ठिकाणी जॉब रोटेशन जपानी कंपन्यातील विभागातील सहकार्य वाढवण्यास मदत करते. जॉब रोटेशनसुद्धा असतं, म्हणजे एकाच कामात त्याला पारंगत करण्याच्या ऐवजी त्या कंपनीतल्या सर्व कामात त्याला पारंगत केलं जातं. आणि त्यासाठी म्हणून चौथा मुद्दा आहे की प्रशिक्षणावर भर. जपानी कंपन्या प्रशिक्षणावरती जास्तीत जास्त भर देतात. प्रशिक्षण हा त्यांच्या कामाचा एक नियमित भाग असतो. नवीन कर्मचारी निवडताना तो विशिष्ट कौशल्य व अनुभवपात्र निवडला जात नाही, त्याचे चारित्र्य, पालनपोषण, कौटुंबिक इतिहास पाहिला जातो. कंपनी त्याच्या आवश्यकतेप्रमाणे सक्षमता कौशल्य निर्माण करण्यासाठी त्याला प्रशिक्षण देतो. आयतात तयार स्किल्ड घेतला जात नाही. कंपनीतील प्रत्येक अगदी उच्च व्यवस्थापकापर्यंत निवृत्त प्रशिक्षण घेतो. प्रशिक्षणामध्ये स्वयं विकासावरती भर दिला जातो. निरंतर प्रशिक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढते. ओराई यांच्यामध्ये जपानी कामगार कार्याच्या पहिल्या 10 वर्षात सुमारे 500 दिवस प्रशिक्षण घेतो. हे त्याच्या एकूण कार्य दिवसाच्या 19% असते. म्हणजे तुम्ही 375चा 19% जर काढला तर तुम्हाला लक्षात येईल की जवळजवळ 70 दिवस वर्षातले 365 दिवसापैकी 70 दिवस तो प्रशिक्षण घेत असतो. प्रशिक्षणाच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या निवासस्थानी, बाह्य प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किंवा झेन मंदिरामध्ये एकत्रित राहावे लागते. एकत्र राहिल्यामुळे कर्मचारी सामाजिक नियम, शिष्टाचार, मानवी संबंध, वक्तशीरपणा इत्यादी गोष्टी शिकतात. हे कंपल्सरी असते. पुढचा वैशिष्ट्य आहे सुसंवाद व स्वयंशिस्त. जपानमध्ये शिस्त हा त्यांच्या परंपरेचा वारसा आहे. कालच्या व्हिडिओमध्ये शिस्तीबद्दल फार चांगलं सांगितलं होतं. जपानी मनुष्याचे अशा सामाजिक आणि सांस्कृतिक पर्यावरणात पालनपोषण होत असते की ज्यात बाह्य शिस्त शिकण्याची आवश्यकताच भासत नाही. संयम, सहनशीलता, आज्ञापालन, स्वयंशिस्त, सुसंवाद व्यक्ती म्हणून नव्हे तर समूह म्हणून अंगीकारल्या जातात. कर्मचाऱ्यामध्ये व्यक्तिगत स्पर्धा, कटुता, संघर्ष निर्माण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जपानमध्ये वैयक्तिक दिखाऊपणा, सामाजिक मान्यता मिळत नाही. वैयक्तिक दिखाऊपणाला मान्यता नाही. कर्मचाऱ्यांमधील सांघिक भावना व सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. आता या ठिकाणी हे सगळं डिटेलमध्ये सांगणं किंवा मांडणं हे खूप अशक्य आहे, वेळेचा अभाव असतो. पण ह्या सर्व गोष्टी खूप मोठ्या आहेत. म्हणजे यातला एक एक मुद्दा म्हणजे एक एक प्रकरण आहे असं समजा. रिंगी पद्धत जपानी व्यवस्थापनाचे अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे निर्णय घेण्याची रिंगी पद्धत. आता रिंगी हा जपानी शब्द आहे. रिन आरायन, रिन म्हणजे वरिष्ठाकडे निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करणे, सहमती देणे होय. आणि जी आय म्हणजे चर्चा करून निर्णय घेणे. म्हणजे दैनंदिन कामासंबंधी असंख्य समस्या निर्माण होत असतात. त्या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्यास अशा समस्या उच्च व्यवस्थापनापर्यंत पोहोचवाव्या लागतात. अशा वेळी रिंगी शो तयार केला जातो. रिंगी शो म्हणजे समस्येचे वर्णन व त्या संबंधीच्या अपेक्षित निर्णयाच्या शिफारसीचा प्रस्ताव असतो. रिंगी शो तो कर्मचारी त्याच्या वरिष्ठाकडे सादर करतो. त्यानंतर त्या वरिष्ठाकडे असे शेवटी अध्यक्षापर्यंत तो पोहोचतो. प्रत्येकजण मान्यतेबाबत आपला शिक्का मारतो. अध्यक्षांना त्या मान्यतेचा शिक्का दिल्यानंतर तो मूळ कर्मचाऱ्याकडे येतो. या प्रक्रियेमध्ये निर्णयात विलंबता किंवा वेळ काढूपणा कटाक्षाने टाळला जातो. परिस्थितीनुसार हा रिंगी शो काही तासात किंवा एका दिवसात अध्यक्षापर्यंत पोहोचून परत मूळ प्रस्तावाकडे येतो. पारंपरिक जपानी कुटुंब व्यवस्थेत ही पद्धत वापरली जाते. रिंगी पद्धतीचे मूलभूत तत्त्वज्ञान जपानी कुटुंब पद्धतीमध्येच आहे. कुटुंब प्रमुख कुटुंबात सुसंवाद राखण्यासाठी सर्वांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतो. ही निर्णय घेण्याची पद्धत आहे.
की तळातला कर्मचारी सुद्धा एक नोट तयार करतो, समस्या मांडतो आणि त्याच्यावर निर्णय काय घेतला जाऊ शकतो ते लिहितो, त्याच्या वरिष्ठाकडे देतो, तो त्याच्या वरिष्ठाकडे देतो, असं अध्यक्षापर्यंत पोचतं. त्याच गतीने ते परत येतं आणि त्या प्रस्तावाला त्या मान्यता मिळते आणि त्या पद्धतीने काम होतं. हे काही तासात किंवा काही मिनिटात किंवा एका दिवसात होतं. त्याला रेंगी पद्धत म्हणतात निर्णय. पुढचा मुद्दा आहे ओमकोशी व्यवस्थापन. हा जो भाग आहे, कंपनीत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या तरुण कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन सामूहिक कृती करण्याच्या व्यवहार पद्धतीस ओमकोशी व्यवस्थापन म्हणतात. जपानमधील शिंटो महोत्सवात पवित्र पेटी म्हणजे ओमकोश वाहून नेण्याच्या लोकाप्रमाणे हे तरुण कर्मचारी कंपनीत कार्य करतात. या पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांचा आदर राखून कामात सहभागी होण्याची संधी मिळते. त्यांना सोपवलेले काम कसे करावे हे ठरवण्याबाबत निश्चित स्वातंत्र्य मिळते. त्यामुळे जास्तीत जास्त कार्यसमाधान मिळते. कंपनी संघटना. जपानमध्ये कंपनीत एकच कामगार संघटना असते. एखाद्या कंपनीचे अनेक कारखाने असल्यास प्रत्येक कारखान्यासाठी एक स्वतंत्र कामगार संघटना स्थापन केली जाते. संघटनेचे सदस्यत्व खुले असते. कामगार संघटनेची भूमिका अत्यंत रचनात्मक असते. कंपनी संघटनेला कार्यालयीन व इतर प्रशासकीय सुविधा पुरवते. संघटनेचे नेते हे नियमित कर्मचाऱ्यांमधून निवडले जातात. हे पदाधिकारी संघटनेच्या कामकाजाकडे लक्ष देतात तसेच कंपनीबरोबर चांगले संबंध राखतात. पदाधिकाऱ्यांना कंपनीमध्ये बढती व वरिष्ठ पदे देताना प्राधान्य दिले जाते, परंतु वरिष्ठ पद मिळाल्यानंतर ते कामगार संघटनेचे सभासद राहू शकत नाहीत. प्रत्येक कंपनीत उत्पादकता संबंधित वेतन स्तर ठरवले जातात. संघटना ती मान्य करते. कामगार संघटना आपली आंदोलने प्रतिकात्मक किंवा निबंधात्मक स्वरूपात ठेवतात. लोकशाही सहभागित्व. जपानी कंपन्यांमधील लोकांमध्ये आपण सर्व समाज आहोत, त्यात वरिष्ठ कनिष्ठ असा कोणताही भेद नाही अशी जबरदस्त भावना असते. सर्व वरिष्ठ समानता तत्वप्रणाली व्यवस्थापनात वापरतात. समानतेची तत्वप्रणाली ही गणवेश, पज, दर्जा, कॅन्टीन, स्वच्छतागृह, कंपनी गीत गायन कार्यालय इत्यादी वरिष्ठ कनिष्ठ असा भेद न करता वापरली जाते. कॅन्टीनमध्ये सुद्धा साहेबाला चहा अगोदर बसायला खुर्ची असं नाही. कर्मचाऱ्याविषयी सर्वस्पर्शी दृष्टिकोन. जपानी कंपनी कर्मचाऱ्यांचे जीवन, विकास, समाधान याविषयी सर्वस्पर्शी दृष्टिकोन ठेवते. कंपनी कर्मचाऱ्यांना केवळ ठराविक पगार व लाभ देत नाही, तर त्यांना कामासाठी आवश्यक सर्व साधन सामुग्री व सुविधा पुरवते. चांगले व पोषक असे वातावरण उपलब्ध करते. मनोरंजन व निवास सुविधा पुरवते. क्रीडा सुविधा, छंद सुविधा, विशेष कुटुंब भत्ते, जीवनावश्यक वस्तू खरेदीवर सूट, मेजवान्या, कारखाने व सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरवते. कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक जीवनापर्यंत पोहोचवणारी सर्व स्पर्श असा दृष्टिकोन या ठिकाणी ठेवला जातो. संघटनात्मक नीतिमूल्ये. जपानी कंपन्यांमध्ये उच्च संघटनात्मक नीतिमूल्ये जोपासली जातात. जपानी व्यावसायिक नीतिमत्ता 7 आध्यात्मिक मूल्यावरती आधारित आहे. ती कोणती आहेत? तर उद्योगातून राष्ट्रसेवा, उचितपणा, सुसंवाद व सहकार्य, सुधारणेसाठी लढा, समायोजन, एकरूपता आणि कृतज्ञता ही 7 मूल्ये आहेत. कर्मचाऱ्याजवळ प्रबळ कार्यनैतिकता असते. तसेच कंपनी कर्मचारी कल्याणाचा मनापासून विचार करते. आता जस्ट इन टाईम पद्धत ही एक वैशिष्ट्य सांगितलं जातं. जपानी कंपन्यांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत समस्या निवारण्याचे सातत्यपूर्ण प्रेरक तत्त्वज्ञान आहे. खराब साधनसामुग्री दूर करण्याचे व सतत उत्पादकता सुधारण्याची एक अभिनव पद्धत म्हणजे जस्ट इन टाईम. टोयोटा कंपनीच्या ताइची उनो यांनी जीट पद्धत विकसित केली. जस्ट इन टाईम उत्पादन म्हणजे एखादा भाग, घटक किंवा जुळणी अगोदर नाही की उशिरा नाही, अगदी वेळेत उत्पादित केली पाहिजे. या दृष्टिकोनामुळे कमी खर्च, उच्च दर्जा, उत्पादनात लवचिकता, विश्वसनीयता इत्यादी बाबी साध्य होतात. कच्चा माल, प्रक्रियेतील माल, पक्का माल अशा 3 गटामध्ये मालसाठ्याचे वर्गीकरण केले जाते.
मालसाठ्यातील जीट पद्धतीमुळे जपानी कंपन्यांना इतर कंपन्यांच्या तुलनेत खर्चात 30% फायदा होतो. शून्य दोष व्यवस्थापन, झिरो डिफेक्ट मॅनेजमेंट. जपानी व्यवस्थापन प्रत्येक कार्यात अचूकता व परिपूर्णता निर्माण करते. कोणत्याही कार्यात सामुग्रीत दोष, अपुरेपणा राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. कोणत्याही अवस्थेत, कोणत्याही बाबतीत कोणाकडून कसलीही चूक राहणार नाही याची अत्यंत काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. गुणवत्ता मंडळे, क्वालिटी सर्कल्स. 1962 साली जपानमध्ये पहिले गुणवत्ता मंडळ स्थापन झाले. गुणवत्ता नियंत्रण, स्वयंविकास, परस्पर शिक्षण, प्रवाह नियंत्रण, कार्यस्थळावरील सुधारणा याचा एक भाग म्हणून निरंतर स्वेच्छेने कार्य करणारा एक लहान गट म्हणजे गुणवत्ता मंडळ. या गटात 7 ते 20 व्यक्ती असतात. खर्च, सुरक्षितता, उत्पादकता याच्यावर लक्ष केंद्रित करतात. 1,70,000 पेक्षा अधिक गुणवत्ता मंडळाच्या नोंदी झालेल्या दिसतात. आणि ही स्वयंस्फूर्तीनं निर्माण झालेली मंडळी असतात. कंपनी जबरदस्तीने करत नाही, हे लक्षात घ्या. कर्मचारी स्वतःहूनही निर्माण करतात. ओयाबून काबून संबंध. जपानी व्यवस्थापनामध्ये वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध पिता पुत्र या स्वरूपाचे असतात. पिता ज्याप्रमाणे आपल्या मुलास मदत व मार्गदर्शन करीत असतात त्याचप्रमाणे जपानी कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ आपल्या कनिष्ठास प्रशिक्षित करीत असतात. त्यांचे संबंध निस्वार्थी, आपलेपणाचे असतात. निष्ठायुक्त आदेशभंग. जपानी व्यवस्थापनामध्ये ही संकल्पना मान्यता पावलेली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशापेक्षा आपण अधिक चांगले काम करू शकतो असे वाटल्यास कनिष्ठ वरिष्ठांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या निर्णयानुसार कार्य करतो. अशा वेळी कनिष्ठाची वृत्ती चुकली तरी त्याला दोषी धरले जात नाही. हे खूप महत्त्वाचं आहे. नाहीतर शहाणपणा करायला तुला कोणी सांगितलं होतं, मी सांगितलं होतं ना त्याप्रमाणे करायचं होतं वगैरे असलं काही होत नाही. सामूहिक जबाबदारी. जपानमध्ये समूह भावना ही शालेय जीवनातच रुजवली जाते. कालच्या आपण याच्यामध्ये पाहिलं. समूहासाठी जे उत्तम आहे तेच तुमच्यासाठी उत्तम आहे हे तत्व त्यामध्ये निर्माण केले जाते. जपानी कंपन्यांमध्ये कोणत्याही एकट्या कर्मचाऱ्यास कोणत्याही कार्याचे श्रेय किंवा चुकीबद्दल जबाबदार धरलं जात नाही. प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी ही समूहाची असते. व्यक्तीला अगदी त्यांच्या नावाऐवजी समूहाच्या नावाने बोलवले जाते, पुकारले जाते. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण खूप म्हणजे कमी वेळामध्ये ही वैशिष्ट्ये लक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात आपल्याला एखादा व्हिडिओ पाहायला मिळतोय का आपण बघूया. There you go. Here's what you said last month.
अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और उसे परफेक्ट बनाते हैं वहां के लोग। जापान से लर्निंग्स का ये तीसरा, आखिरी और सबसे पावरफुल वीडियो है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि जापान एक परफेक्ट कंट्री है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जापान को एक बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन कंट्री बनाती हैं। और पहले 2 वीडियोस में मैंने बहुत सी चीजें आपके साथ डिस्कस की, बहुत पावरफुल लर्निंग्स थी। और अगर उनमें से आपने कोई भी वीडियो मिस किया हो तो यहाँ आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। इसके खत्म होने के बाद उनको जरूर देखना। लेकिन आज कुछ ऐसी 3 लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा जो जो हर एक इंसान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए आज वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर लगे कि ये चीजें हर कंट्रीमैन तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, एक चीज और कि मैं बहुत दिल से, बहुत मेहनत से यूनिक कंटेंट आप तक पहुंचाता हूं। लाइक करके जरूर बताया कीजिए कि क्या ये चीजें आपके दिल और दिमाग तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज और वो पावरफुल चीज जो जापान से हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि दे डोंट रिलाई ऑन लक। वो सिर्फ किस्मत पर भरोसा नहीं करते। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है एग्जाम देने के लिए, या किसी का कोई इंटरव्यू है, या कहीं पर कोई, लेकिन जापानीज लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने बच्चे को बोलते हैं, अगर वो कहीं एग्जाम के लिए जा रहा होता है तो वो बोलते हैं गम बातें का खुदा साए। यू नो व्हाट इट मींस? इट मींस डू योर बेस्ट। वो ये नहीं कहते हैं कि आपका लक अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। वो ये नहीं कहते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी हो। वो ये नहीं कहते हैं कि 50 भाग्य 100 भाग्यवती बाप, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं कि आपका आपका जो काम आज आप करने वाले हो, आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दो। डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन अब मेरा ये कहने से ये मतलब नहीं है कि भाग्य नहीं होता या किस्मत नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन वो भी हमारे कर्मों का ही बाय प्रोडक्ट है। जो हम एक्शंस ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हीं का नतीजा कल को भाग्य बनता है, वही कल भैया को काय किस्मत बनती है। जो हमें आज मिल रहा है, ये कभी ना कभी हमने जो काम किए थे कधी उनका आलास नतीजा मग? है। जो कल को मिलेगा, ये जो आज काम कर रहे हैं हां? उसका नतीजा होगा। और कधी जो आलास तू? बचपन में मिला था, ये कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में किए हुए काम का ही नतीजा है। तो जापानीज लोग इस बात पर नहीं परेशान होते कि आज हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो किया था वही मिल रहा है। इसलिए वो कहते हैं जो कल को मिलेगा उसके लिए काम करना शुरू करो। डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वो स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, ना कि भाग्य, किस्मत और इन सब चीजों को देखते रहते हैं। और यकीन मानो, ये जो हाथ की रेखाएं हैं ना, ये जो लकीरें हैं, ये भी बदल जाती हैं अगर आप अपना कर्म बदल देते हैं। अगर आप अपना काम बदल देते हैं, उसमें मेहनत, उसमें सब कुछ झोंक देते हैं, तो ये लकीरें भी बदलने को तैयार हो जाती हैं। और यकीन मानना कि यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर तो भेदभाव है, लेकिन वो जो ऊपर कहीं कोई बैठा है ना, वहां कोई भेदभाव नहीं कर रखा। वो ये नहीं कह रहा कि इसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो, इसको ज्यादा बढ़ा करके मिल जाना चाहिए, इसको कम नहीं। जैसे YouTube का एक एल्गोरिथम है, वैसे उसका भी एक एल्गोरिथम है। वो कह रहा है कि किस किस को मॉनिटर करूंगा, इसलिए एक रूल बना दो कि जैसा कर रहे हो वैसा मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लॉ, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग। जो बोएंगे वो काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। जो काम कर रहे हैं उसी के नतीजे मिलने वाले हैं, जिस तरह से कर रहे हैं उसी के नतीजे मिलने वाले हैं। तो इसलिए जापानीज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने आज पर फोकस करते हैं और उसको ध्यान में रख करके काम करते हैं कि ये जो हमारा कर्म है, ये हमारा आने वाला टाइम बनाएगा। इसलिए डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दूसरी चीज जो जापान से सीखनी चाहिए वो ये कि दे लव देयर वर्क। वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम यहाँ पर हम भी कह सकते हैं कि हम अपने काम से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ जो अपने काम से प्यार करते हैं। नहीं तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों की तो एक ही फिलॉसफी है कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी सैलरी उतना काम, जितनी तनख्वाह मिलेगी उतना ही काम किया जाएगा। 5 बज गए, क्या छुट्टी होने वाली है, सैटरडे संडे नो वर्क, अरे भैया लंच टाइम हो गया, चले जाओ, लंच के बाद आना। जापानीज लोग ऐसा नहीं करते हैं। जापानीज लोग अपने काम से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। आप उनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा जो निचोड़ है, सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो यही है कि दे लव देयर वर्क। क्योंकि इंसान 2 चीजें कर सकता है, या तो काम या मोहब्बत। जब आप काम करते हैं तब हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम मोहब्बत करते हैं तब नहीं थकते। काम करते हैं तो चिड़चिड़ापन भी होता है, घर आकर काम की थकान भी मिटानी होती है, लेकिन जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत अपने आप में थकान को मिटाने का एक सबसे बड़ा जरिया है। तो जब आप अपने काम से मोहब्बत करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी कायनात में सब कुछ बदल रहा है। और रिवॉर्ड कभी, यकीन मानना, काम से मोहब्बत करो तो जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड पैसे में ही मिलेगा। रिवॉर्ड बहुत अच्छी शक्लों में मिल सकता है। रिवॉर्ड मिल सकता है एक अच्छी सेहत के रूप में, रिवॉर्ड मिल सकता है मानसिक शांति के रूप में, रिवॉर्ड मिल सकता है सुकून के रूप में,
किसी की दुआओं के रूप में। तो जब अपने काम से इंसान मोहब्बत करता है तो उसको ऐसे ऐसे रिवॉर्ड मिलते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ किसी से पूछो कि आप क्या काम करते हो, तो वो बोलेगा कि आई वर्क इन XYZ कंपनी, आई वर्क विद दैट कंपनी, मैं उनके साथ काम करता हूँ, उस कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी जापानीज से पूछो वो होंडा में काम कर रहा हो, तो आप पूछो कि आप क्या करते हो, तो वो बोलेगा आई एम अ होंडा मैन। वो ये नहीं बोलेगा कि आई वर्क विद होंडा, वो कहेगा आई एम अ होंडा मैन। वो इतना ज्यादा अपने काम से प्यार करते हैं, अपनी कंपनी से प्यार करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। वो अपने काम से, अपनी तनख्वाह से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में सुकून है। इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर पाते हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए बियॉन्ड द ड्यूटी अपने अपने रिलीजन की तरह अपने काम से प्यार करते हैं, अपने धर्म, अपने मजहब की तरह अपने काम से प्यार करते हैं। वो अपने काम से मोहब्बत कर जाते हैं। इसी बात का रिजल्ट है कि हजारों सुनामीज आने के बाद, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस आने के बाद भी जापान जो है वापस खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं और अपने काम को इतनी शिद्दत से करना जानते हैं कि बहुत छोटे से टाइम में वो बहुत मैसिव ग्रोथ ले जाते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट जो जापान से हमें सीखना ही सीखना चाहिए, हर इंसान तक इस पॉइंट को पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि दे लव देयर कंट्री। नहीं, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि दे लव देयर कंट्री, तो यहाँ बहुत से कमेंट्स आ जाएंगे कि क्या हम अपने कंट्री से प्यार नहीं करते। हम भी अपने कंट्री से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। आप देखो, हमसे ज्यादा कौन सा कंट्री ऐसा था जो रिलीजियसली पागलों की तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहा था? कौन ऐसे लोग होंगे जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपना फेसबुक पोस्ट तिरंगे से भर देते होंगे? हर सिग्नल पे, रेड लाइट सिग्नल पे, हर जगह पर तिरंगे ही तिरंगे पे। हमसे ज्यादा रिलीजियस कोई भी नहीं है यार। कोई भी घटना होती है तो हमसे ज्यादा कौन उसको फेसबुक पर शेयर करता है? दूसरे लोगों तक कौन व्हाट्सएप उनको कर करके पहुंचाता है? गलत होगा अगर मैं ये कहूंगा कि दे लव देयर कंट्री एंड वी डोंट लव आवर कंट्री। बट द राइट थिंग इज दे डोंट हार्म देयर कंट्री। वो अपने कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लव तो शायद हम भी ज्यादा करते होंगे, लेकिन लव और कंपैशन ये दो बहुत बहुत अलग अलग वर्ड हैं। लव का मतलब है प्यार करना और कंपैशन का मतलब है करुणा दिखाना। जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं ना, जब हम किसी फूल से प्यार करते हैं, अगर हमको वो अच्छा लगता है, हम उसको लाइक करते हैं, तो हम उसको प्लक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम उसके प्रति कंपैशन रखते हैं, करुणा रखते हैं, तो हम कहते हैं तो यही ठीक है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे पानी मैं दूंगा यहाँ पर आकर के, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो अपने कंट्री के प्रति करुणा रखते हैं, और जब वो ये काम करते हैं, अपने कंट्री के प्रति करुणा रखते हैं, तो वो अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो कभी भी रेल लाइन नहीं उखाड़ देते हैं, वो कभी भी सड़कों को जाम नहीं कर देते हैं। मैं मानता हूं कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो ये जानते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो भीड़ में फंसी उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की बसेस हैं उनको आग लगाने से कुछ भी नहीं होगा। वो इस बात को समझते हैं कि ये हमारे कंट्री की प्रॉपर्टी है, और आज जिसको हम जला रहे हैं, कल को हमारे ही देश के लोग खून पसीना बहा करके अपने टैक्स की इनकम से इनको दोबारा बनवाएंगे। वो अपने देश से प्यार नहीं करते, वो अपने देश के प्रति करुणा भाव रखते हैं। गलत होगा कहना कि दे लव देयर कंट्री एंड वी डोंट। यहाँ यही कहना सही होगा कि वो अपने देश को हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। और यकीन मानो, अपने देश की सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप अपने देश को नुकसान ना पहुंचाएं। वो किसी भी मीन से हो सकता है। वो हो सकता है कि आप कूड़ा कचरा कहीं दूसरी जगह पर ना फेंके, क्योंकि ये जिम्मेवारी अकेली सरकार की नहीं है। ये हम सब लोग मिलकर किसी कंट्री को परफेक्ट बनाते हैं। याद रखना, ये जिम्मेवारी हमारी है। हम सबको अपने पास एक पर्सनल डस्टबिन कैरी करके रखना चाहिए। अगर हमें कोई कचरा कहीं पर फेंकना है, तो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, छोटा सा डस्टबिन रख लो। बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, छोटी सी एक कोई भी चीज आप वहां पर हैंग कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी कचरा डाल। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने देश को नुकसान ना पहुंचाएं। कुछ गलत हो जाए तो सरकारी प्रॉपर्टीज को आग ना लगाएं, उसके लिए जो राइट एक्शन है वो लें। मैं मानता हूं कि कई बार गवर्नमेंट के सुनने में देर हो जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रॉपर्टीज को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को आग नहीं लगाई जानी चाहिए। और एक बात उनकी बहुत खूबसूरत बताता हूं कि वहां पर जब उन्होंने, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कंट्री से प्रॉब्लम है, किसी कंपनी से प्रॉब्लम है, तो वहां पर जब उन्होंने स्ट्राइक करना होता है, हड़ताल करनी होती है, कुछ भी बंद करना होता है, तो उनका काम करने का तरीका बहुत अजब है। जैसे मान लो वो जूते बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं लोग, और कंपनी से नाराजगी हो गई, तो अब उन्होंने हड़ताल करनी है, काम को रोकना, तो वो धरना देकर बाहर नहीं बैठ जाएंगे। वो काम को बंद नहीं कर देंगे, आग नहीं लगा देंगे, मालिक की गाड़ी पर पथराव नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? काम करते रहेंगे। लेकिन अगर जूता बन रहा है तो दो पैर की जगह एक ही पैर का बनाते रहेंगे, कि कल को काम जब रिवाइव हो, चाहे हमारी शर्तें मान ली जाए, हम काम को रिवाइव करें, या कोई नई टीम आकर के काम को रिवाइव करे, तो काम रुके नहीं।
जितना ऑर्डर जाना था उतना ऑर्डर ऑब्वियसली चला जाए। एक पैर का जूता बनाते रहेंगे, दूसरे का नहीं बनाएंगे कि जब भी काम शुरू होगा दूसरे का बनाएंगे, काम पूरा हो जाएगा। ना काम का नुकसान होगा, ना टाइम का नुकसान होगा, ना पैसे का नुकसान होगा, ना किसी की जान माल का नुकसान होगा, और ना ही अपने देश, अपनी कंपनी, अपने काम में किसी चीज का नुकसान होगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, खाली शूज मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है। वो मैन्युफैक्चरिंग को इस तरीके से करते हैं कि एक पार्ट बनाते रहते हैं, बाकी चीजें वो पेंडिंग छोड़ देते हैं कि जिस दिन काम रिवाइव होगा, काम दोबारा से उसी स्थिति, उसी लेवल पर पहुंच जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जो नाराजगी है किसी कुछ कुछ चीजों को लेकर के है, उसको अपने देश पर, अपनी कंपनी पर, बाकी चीजों पर क्यों उतारना जिसका असर अपने देश पर, अपनी इकोनॉमी पर गलत हो सकता है। अगर ये चीजें अच्छी लगे ना, दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ऐसी दुआ करता हूँ। Tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive. तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो, और उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये जुनून से भरे क्रांतिकारी विचार हैं स्वामी विवेकानंद के। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान को थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन चाहिए तो ये वीडियो शायद उसके लिए ना हो, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, मोटिवेशन नहीं इंस्पिरेशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से बताने के लिए इतना कुछ है कि कई दिन भी कम पड़ जाएं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। सबसे पहली, बहुत ध्यान से सुनना, जब स्वामी विवेकानंद उस विश्व प्रसिद्ध शिकागो के टूर पर जाने वाले थे, जब अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी। ध्यान से सुनना, बहुत प्रिय, बहुत बहुत अच्छा प्रसंग है। उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी कि हे मां, क्या मैं अब पूरी दुनिया में जाकर अपने अपने संस्कृति का, अपने कल्चर का प्रचार कर सकता हूँ? क्या मैं अब लोगों को ये बातें कुछ बता सकता हूँ? जब वो मां शारदा से इतनी बात पूछ रहे थे, अनुमति मांग रहे थे, तो मां शारदा उन्होंने बोला, उनका नाम नरेंद्र था, कि नरेंद्र, ये जो चाकू रखा हुआ है, प्लीज कृपया करके क्या आप ये मुझे पकड़ाएंगे? तो नरेंद्र ने वो चाकू उठाया और चाकू मां शारदा को पकड़ाया, और जैसे ही उन्होंने चाकू मां शारदा को पकड़ाया तो मां शारदा ने कहा कि अब तुम पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र, अब तुम जा सकते हो और पूरी दुनिया को ये पाठ पढ़ा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने तो मुझसे कोई परीक्षा ली ही नहीं, आपने तो मुझसे कोई सवाल पूछा ही नहीं, और आपने मुझे पूरी दुनिया में जाने की अनुमति दे दी, कैसे? तो मां शारदा ने कहा कि जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो ये तुम्हारी परीक्षा ही थी। जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो कोई भी एक साधारण इंसान, कोई कॉमन मैन अगर चाकू मांगा जाता तो वो चाकू को, अब जिस तरफ से चाकू को पकड़ा जाता है, चाकू के लकड़ी वाली साइड से वो पकड़ करके चाकू पकड़ाता, लेकिन जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जिससे कि चोट लग सकती थी, और उसे अपनी तरफ रख के जो चाकू का लकड़ी वाला पार्ट था, जो लकड़ी वाली साइड थी, वो मेरी तरफ करके तुमने चाकू को पकड़ाया। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर है। सबकॉन्शियसली एक ऐसी चीज इम्प्रिंट हुई है स्वामी विवेकानंद के अंदर, जो सबसे पहले अपना हित देखने से पहले किसी छोटे से कृत्य को करते हुए भी दूसरे का हित देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि मां शारदा को वो चाकू ना लग जाए, और मां शारदा ने कहा तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। बहुत छोटी सी लर्निंग है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन से लेना बहुत जरूरी है। इस नेचर का जो सबसे बड़ा लॉ है, क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है लॉ ऑफ गिविंग, वो है बांटना। ये सूर्य बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको ये गर्मी, हमको ये रोशनी बांट रहा है। ये नेचर, प्रकृति बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको ये ऑक्सीजन बांट रही है। ये जो नेचर है सिर्फ बांटने का काम कर रही है, और यही लॉ ऑफ नेचर अगर किसी इंसान के अंदर हो, सिर्फ बांटने की भावना हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर, सक्सेस के लिए कोई एक छोटी सी बात बता दो, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, लॉ ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी में उतार लो। ये मत देखो कि कितना पैसा कमाए, ये मत देखो कि बदले में मिलेगा क्या, ये देखो कि आप बांट क्या सकते हो। आप कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी बेचना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि ये दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, ये दूसरों की जिंदगी में क्या मददगार साबित हो सकता है, दूसरों के लिए क्या बेनिफिट कर सकता है। यकीन मानना, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा।
कामयाबी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी, चीजें पीछे पीछे आएंगी जब आप आगे आगे होंगे, क्योंकि हमेशा वही इंसान आगे रहता है जो बांटने वाला है, मांगने वाला, हमेशा लाइंस में खड़ा रहता है। तो सबसे पहली चीज कि दूसरों के बारे में सोचें, लॉ ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूं, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे, शिकागो का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिससे पहले स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, तो कुछ लोग स्वामी विवेकानंद को देख करके उनके पास आए, तो वो उनसे आकर के उनसे पूछते हैं और उनको बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं और बोलते हैं नमस्कार। तो उनको शायद, वो जो दो लोग थे, उनको लगता है कि शायद इस साधु जैसे, स्वामी जैसे दिखने वाले इंसान को अंग्रेजी नहीं आती होगी। तो उनमें से एक इंसान को, किसी को टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो वो स्वामी जी से पूछते हैं कि कैसे हैं आप। तो स्वामी विवेकानंद दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या, इस इंसान को अंग्रेजी आती है। तो वो अपने आप में बात करके स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि जब हम आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे तब आपने हिंदी में जवाब दिया, लेकिन जैसे ही हमने हिंदी में बात की तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया, ये हमें समझ में नहीं आया। बात को बहुत ध्यान से सुनना, रोंगटे ना खड़े हो जाए तो कहना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मेरी माँ का सम्मान किया, मैंने भी आपकी माँ का सम्मान किया। यकीन मानना, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अपना कल्चर,